हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई 21 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 21 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नए भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की गई है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फिर देखिए लामा 2 तो ये क्या है? तो ये एक एआई आधारित नया भाषा मॉडल है और इसको लॉन्च किया है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने और ये एक फ्री और ओपन सोर्स है। इसके बाद देखिए किसके काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है जो चैट जीपीटी एंड जो बार्ड दोनों चैटबॉट है इनके काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है। और इसके बाद देखिए चैट जीपीटी ये ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है और बार्ड ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए पेरू, तो यहाँ पर एक जानवर मिलता है जिसका नाम लामा है, इसी के नाम पर इसका नाम लामा 2 रखा गया है। फिर देखिए पेरू की राजधानी है लीमा। और इसके बाद है एक साइंस का क्वेश्चन कि केवल लामा एंड जो ऊँट है इनके आरबीसी में ही केंद्रक मिलता है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए ट्रेड्स ये मेटा ने लॉन्च किया है, चैट जीपीटी ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है और इसी के काउंटर में गूगल ने बार्ड लॉन्च किया है। लिसा ये क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज़ एंकर है जो कि ओडिशा ने लॉन्च की है। प्रोजेक्ट एलोरा ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा ये मिला था 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए तो राजभाषा का जिक्र ये जो संविधान का भाग 17 है इसमें किया गया है और आर्टिकल 343 से 351 तक ये इसी से संबंधित है राजभाषा से। और अनुसूची 8 में ये भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा ये सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद देखिए 16, 17 और 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको नमक से आप याद रख सकते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसके बाद देखिए 19, 20, 21 और 22 इसमें जोड़ी गई थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंताली, ये जोड़ी गई थी जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था इसके द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है? तो देखिए ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ। इसके बाद देखिए जो समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX है इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया के अंदर और ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला है। और भारत की नेवी के इसमें जो भारत की नेवी है इसकी तरफ से इसमें INS सह्याद्री और INS कोलकाता इसमें भाग लेने वाला है। इसके बाद देखिए गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों एक्सरसाइज भी भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है। G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी और G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की है। फिर देखिए वियतनाम को उपहार में भारत ने INS कृपाण देने की घोषणा की गई है। कंबोडिया यहाँ पर अंकोर वाट मंदिर स्थित है जो कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास ये भारत और मालदीव के मध्य होता है। नोमेटिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये हाल ही में भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजन किया गया है। धर्म गोर्जन, वीर गोर्जन और सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज ये भारत और जापान के मध्य होती है। एयर डिफेंडर अभ्यास तो ये नाटो का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। एयर डिफेंडर अभ्यास इसका आयोजन किया गया है जर्मनी के अंदर। इसके बाद देखिए नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये बना है 31वें नंबर का फिनलैंड। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है जोको विडोडो। वर्तमान में इसकी राजधानी जकार्ता जो कि जावा द्वीप पर स्थित है और भविष्य में होने वाली है नुसंतारा जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और यहीं पर जो है आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो देखिए इंडोनेशिया के अंदर कौन कौन से द्वीप है? जावा, सुमात्रा और बोर्नियो, ये 3 द्वीप जो है इंडोनेशिया में स्थित है। और ज्वालामुखी कौन कौन से है? तो माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग और क्राकातोवा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 9th फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसकी होस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। फिर देखिए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप तो ये 4 साल में एक बार आयोजन होता है इसका। इस बार 9वें क्रम का है। इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इसकी होस्ट कंट्री है। तो इसकी मेज़बान कौन है इस बार 2023 में? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर देखिए इसकी शुरुआत 20 जुलाई को हो गई है और फाइनल मैच होगा इसका सिडनी के अंदर। तो फिर देखिए एक बात और याद रखिए कि जो सिडनी का हैरिस पार्क है इसका नया नाम कर दिया गया है लिटिल इंडिया।
तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और देखिए इस जो ये फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप है, इसमें टोटल 32 टीमें भाग लेने वाली हैं। और फर्स्ट हुआ था ये 1991 में, होस्ट था उस समय चीन और विजेता बना था यूएसए। और इससे पहले जो 8वें क्रम का हुआ है, इस बार 9th क्रम का है और 8वें क्रम की विजेता बनी थी यूएसए। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए फीफा पुरुष विश्व कप में गोल्डन बॉल अवार्ड ये मिला है लियोनेल मेसी को, और ये 22वें क्रम का था। शुभंकर है इसका लाइव। विजेता बना है अर्जेंटीना, उप विजेता बना था इसमें फ्रांस, और मैक्सिमम बार इसको जीत रखा है ब्राजील ने। ब्राजील इसका 5 बार विजेता बन रखा है, सबसे ज़्यादा बार। और गोल्डन बॉल इसका अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और गोल्डन बॉल का जो गोल्डन बूट है ये मिले हैं एम्बाजे को, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। इसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी और डुरेंट कप ये दोनों फुटबॉल से संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी के विजेता ये बनी है कर्नाटक। इसके बाद देखिए फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसकी होस्ट है भारत, और इसका शुभंकर था ईबा। विजेता बना है स्पेन और उप विजेता बना है कोलंबिया। फिर देखिए हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप विजेता ये भारत बना है, उप विजेता लेबनान बना है, और इसका होस्ट था भारत। इसके बाद है पहला फीफा वर्ल्ड कप, ये हुआ था 1930 में, और उस समय होस्ट था उरुग्वे। होस्ट भी यही था और विजेता भी इसके अंदर यही बना था। और 1930 से 1970 तक जो इसके अंदर दिया जाने वाला ट्रॉफी था उसका नाम था जूल्स रिमेट ट्रॉफी। और फिर इसका नाम जो है कि किसके नाम पर रखा गया था, जो फ्रांसीसी व्यक्ति थे इनके नाम पर इसका नाम रखा गया था, क्योंकि इन्होंने ही इसके टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखा था। फिर देखिए 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 565 किलोमीटर प्रति आवर की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है जो सात्विक रेकी रेड्डी साइराज है, मतलब सात्विक साइराज है, इनके द्वारा बनाया गया है। तो इन्होंने जो है 565 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से बैडमिंटन हिट किया है, और ये सबसे तेज हिट करने वाले बन गए हैं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। फिर देखिए ललन टॉप में स्विस ओपन 2023, कनाडा ओपन 2023 और इंडोनेशिया ओपन ये तीनों जीता है सात्विक और चिराग ने। मलेशिया मास्टर्स 2023 ये एच पंडे ने जीता है। ओरियन लंस ओपन 2023 ये प्रियांशु राजावत ने जीता है। इसके बाद देखिए थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, और इसमें भारत ने फर्स्ट बार इसको विजेता बना था, भारत इसका 2022 के अंदर। योनेक्स सनराइज बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसमें मेल में जीता है इसको कुनलावुत ने, और फीमेल में जीता है एन संग यान ने। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का निर्माण भारत में कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा या इसका निर्माण किया जाएगा गुजरात के अंदर। तो देखिए इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। यहाँ पर हीरा व्यापार केंद्र खोला जाएगा, जितने भी हीरे के जो व्यापारी होंगे उनकी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। और इससे पहले देखिए 80 वर्षों तक जो पेंटागन है यहाँ का कार्यालय भवन जो है सबसे बड़ा था विश्व में। और इस बार जो ये बन रहा है सूरत डायमंड बोर्स गुजरात के अंदर, ये 15 मंजिला है, और इसका निर्माण कर रही है जो मार्फो जेनेसिस कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ललन टॉप में देखिए भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ पर है? तो ये है झारखंड का। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये है सिद्धरुद्रा स्वामी स्टेशन, जो कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है। और इससे पहले जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा था। नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये है चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में। हीरा का चमकना और मरीचिका और प्रकाशीय तंतु ये तीनों जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। फिर देखिए कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो ये है ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। तो देखिए ग्रेफाइट इसके अंदर ये विद्युत का सुचालक है, हीरा इसमें विद्युत का कुचालक है, और इसमें देखिए जो हीरा है ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट है हीरो की राजधानी और दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जिनमें सोने चांदी और हीरे का व्यापार होता है। तो यह है जो एंटवर्प बेल्जियम है, जो बेल्जियम का एंटवर्प शहर है ये है यहाँ पर। और फिर देखिए भारत के अंदर कौन से है? तो भारत के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और इसका सूचकांक है सेंसेक्स। और इसके साथ ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका सूचकांक है निफ्टी। तो इनको जो रेगुलेट करता है ये करती है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, जिसके वर्तमान में हेड है माधवीपुरी बुच, जो कि इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना हुई थी सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट द्वारा। इसके बाद देखिए
क्वेश्चन नंबर 6, उन्नत पर्यावरण समाधान श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा जो थल्लापिल प्रदीप है, इनको ये प्रदान किया जाना है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है, ये जो ऊर्जा और पर्यावरण के अंदर रिसर्च करता है उसके अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है जो एनी कंपनी है रोम इटली, इसके द्वारा इसका पुरस्कार दिया जाता है। और ये दिया गया है जो थल्लापिल प्रदीप है, ये IIT मद्रास के हैं, IIT मद्रास है, ये इसके अंदर केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, इनको दिया गया है। और किसके लिए? इन्होंने स्वच्छ पानी की रिसर्च की थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है इस बार। और इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2007 के अंदर, 2023 में इसका 15वां संस्करण है। और इससे पहले जो 14वें नंबर का ये मिला था जो CNR राव है, इनको पहले भारत रत्न भी मिल रखा है, तो इनको ये अवार्ड मिला था। और ये भारत में अभी नैनो मिशन के हेड है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से याद रख लेना। फिर देखिए ललन टॉप में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है इस बार जॉर्जी गोस्पिनोव को। और इससे पहले मिला था गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार मिला है रिकी केज को। IIT मद्रास का पहला विदेशी कैंपस ये जंजीबार तंजानिया में खोला जाएगा। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी ये है 12वें नंबर की REC। इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर जो है रोम के अंदर ही FAO का हेडक्वार्टर स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इटली के अंदर ही विसुवियस और एटना ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है TN शेषन। तो ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इनका कार्यकाल था 1990 से 95 का और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए इनका हाल ही में रूपा प्रकाशन में इनकी बुक का प्रकाशन हुआ है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। और इसमें देखिए ये जाने जाते हैं अपने लोकतंत्र में इनका गौरवशाली कार्यकाल रहा है और ये निष्पक्ष चुनाव के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए फेमस लाइन है इनकी, आई ईट पॉलिटिशियन इन माई ब्रेकफास्ट। ये इनकी फेमस लाइन है, ये भी याद रख लेना कि किस इंसान से या कौन से जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनसे संबंधित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर देखिए ललन टॉप में विक्ट्री सिटी ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। द गोल्डन ईयर्स ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। एम्बेसडर अ लाइफ एंड जो एरा, इसके अलावा जो एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये दोनों पुस्तक जो है शशि थरूर की है। और 800 बायोग्राफी ये पुस्तक है मुतैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। फिर देखिए चुनाव आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। फर्स्ट इसके जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो बने थे सुकुमार सेन। फर्स्ट महिला बनी थी रमा देवी और वर्तमान में है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि इनके अपॉइंटमेंट जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त या जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 3 सदस्य होने वाले हैं। तो इसमें 3 सदस्य कौन कौन शामिल होंगे? एक तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ये तीनों इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए जो वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन है इसका पहली बार आयोजन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और शुरुआत की जा रही है इसकी, जो कृषि मंत्री है भारत के नरेंद्र सिंह तोमर और जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसको शुरुआत किया जा रहा है इसकी। और इसका होस्ट है फसाई और इसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। इसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ओजोन परत के संरक्षण के लिए। COP 15 ये हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर और ये संबंधित है जैव विविधता से। ललन टॉप में देखिए G20 2023 में 18वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? तो भारत है, शेरपा इसके अंदर अमिताभ कांत। 2024 में इसके 19वें सम्मेलन का आयोजन ये ब्राजील करेगा, ब्राजील इसका जो है अध्यक्ष रहने वाला है। SCO 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका 9th मेंबर बना है ईरान। G7 2023 की अध्यक्षता जापान ने की है। ब्रिक्स 2023 का आयोजन ये साउथ अफ्रीका में होने वाला है। फिर देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 2006 के एक्ट द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी गुजरात के अंदर। तो देखिए जो वन वेब कंपनी है इंग्लैंड की,
इसके द्वारा जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसके 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लॉन्च की गई है भारत के अंदर। तो एक तो है मेहसाणा गुजरात के अंदर, जो कि इसकी पहले लॉन्च की गई है, और एक लॉन्च होने वाली है, कहाँ पर लॉन्च होंगी, तमिलनाडु के अंदर। 2 साइट इसकी लॉन्च होने वाली है। तो एक तो हो गई है कहाँ पर, मेहसाणा जो गुजरात है यहाँ पर पहले खुलेगी, और दूसरी तमिलनाडु के अंदर। फिर देखिए भारत का फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो यह है गुजरात का मोढेरा। ललन टॉप में देखिए चंद्रयान 3 ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, जो LVM-3 M4 रॉकेट है, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। फिर देखिए PSLV C-25 इसके द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया है। PSLV C-11 इसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। GSLV F-12 इसके द्वारा NVS-01 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह था। इसके बाद देखिए SSLV D2, तो ये इसकी फर्स्ट सफल उड़ान थी, और इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया था। भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा ये गुजरात की है, और वर्ल्ड में पूछे तो ये कनाडा की है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके हेड है वर्तमान में S सोमनाथ। इसके बाद देखिए, और इसके जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये उपग्रह लॉन्च करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये बना है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ पे सही करना कौन सा होने वाला है, उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पे। तो फिर देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इसके अंदर देखिए जारी करता है इसको नीति आयोग, और सेकंड बार इसको जारी किया गया है। फर्स्ट बार ये 2021 में जारी हुआ था, और इसमें देखिए आधार माना इसको, इसके अंदर 2015-16 को और 2019-21 तक का इसमें आंकड़ा निकाला गया है। इसके अंदर बताया गया है कि 13.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए इसके अंदर, और फर्स्ट गरीबी में गिरावट वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। लगभग यहाँ पर 3.43 करोड़ लोग जो है गरीबी से मुक्त हुए हैं, और टोटल भारत में गरीबी पूछे तो अभी भी 15% लोग अभी भी भारत में गरीब है। ललन टॉप में देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के लेखक है दादाभाई नेरोजी। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति ये गरीबी से संबंधित है। निर्यात तैयारी सूचकांक इसमें फर्स्ट है तमिलनाडु, और ये जारी करता है नीति आयोग। फिर देखिए जीरो पॉवर्टी लक्ष्य कौन से SDG में आता है, तो ये कमेंट करके बताना आप। और SDG इसके 7 गोल हैं, जो कि 2015 से 30 तक के हैं। इसके बाद देखिए नीति आयोग, तो ये योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई है, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। उपाध्यक्ष है इसके वर्तमान में सुमन बेरी, और इसके CEO है BVR सुब्रमण्यम। और इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जो है अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद एंड जो CSIR है, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है इसका उल्लेख होता है आर्टिकल 263 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 कलाकृतियाँ। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको डेली इस चैनल पर जो है रिवीजन से संबंधित क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।